तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाता है जब कोशिशें इंसान होती है। नाज़रीन, जब इंसान की कोशिश होती है, जब उसके इरादे मजबूत होते हैं, उसके हौसले बुलंद होते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ उसके कदमों में बेड़ियाँ नहीं डालती, क्योंकि इंसान के हौसले, उसके इरादे, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी क़ुव्वत मुहर्रिका होते हैं। कुछ ऐसी ही हमारी आज की पर्सनैलिटी भी है, ऐसी हमारी आज की शख्सियत भी है, जिनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़रनामे पर एक निगाह हमारा। कहते हैं किसी भी चीज को तराशने के लिए बस एक पारखी नजर होनी चाहिए, और यही नजर अगर किसी बेजान चीज में जान डाल दे तो उसकी खूबसूरती के फिर क्या कहने। इसी कला में माहिर हैं मीनल सेठ। फैशन डिजाइनिंग में आज मीनल अपना खुद का काम कर रही हैं। छोटी सी शुरुआत करके मीनल आज अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपोर्ट हाउस में बड़े स्केल पर भी काम कर रही हैं। फैशन की इस दौड़ती भागती दुनिया में मीनल अपनी पहचान बना चुकी हैं। अपने सपनों को पूरा करने का जोश मीनल में बचपन से ही था। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि हमने कहा था कि हमारी आज की पर्सनैलिटी बहुत वर्सेटाइल है और जिसने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को अपने बलबूते पर जिया है और आज भी वो कामरानियों का सफ़र तय कर रही हैं। भरपूर तालियों के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारी आज की मेहमान मीनल सेठ का इस्तकबाल करें, जो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ साथ एक मारूफ फैशन डिज़ाइनर भी हैं। भरपूर तालियों के साथ मीनल को खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं मीनल? वेलकम। चलिए नाज़रीन, जहान निस्वां का एक और खूबसूरत सा एपिसोड आपके पेश नज़र है। रौनक बज़्म भी यहाँ मौजूद है। मीनल की बात हम कर रहे हैं। मीनल से बातचीत के सिलसिले का हम आगाज़ करते हैं। मीनल, आप साइंस की स्टूडेंट रहीं, आपको इंजीनियर बनने का शौक़ भी था, फिर फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आप कैसे गई? देखिए, मुझ पे कभी कोई दबाव नहीं रहा है पेरेंट्स की तरफ से, पर कहीं ना कहीं माय मॉम वो ये चाहती थी कि मैं इधर होम डेकोरेशन करूं या इंटीरियर्स करूं या फैशन डिज़ाइन करूं किसी आर्टिस्टिक फील्ड में, क्योंकि उनकी शादी से पहले उनका बहुत मन था ऐसा कुछ करने का, टू गेट इनटू अ प्रोफेशनल फील्ड, और उस वक्त वो हो नहीं पाया। तो आप ये समझ लीजिए कि ये उनका सपना था। जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तब अक्सर ऐसा होता है कि आप वो करना चाहते हैं जो आपके दोस्त कर रहे हैं, या जो जैसी आप बातें सुनते हैं आपका इंक्लिनेशन उस तरफ हो जाता है। तो उस वक्त मैं हैदराबाद में थी और आंध्र प्रदेश का एक बहुत फेमस एग्ज़ाम होता है MSET फॉर इंजीनियरिंग। तो क्योंकि मेरे सारे दोस्त उसकी तैयारी कर रहे थे तो मुझे भी था कि हाँ मैं भी ये करूं। एंड माय फादर वाज अ सिविल इंजीनियर इन रेलवेज़, तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने पापा की तरह बनना है। तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं निफ्ट के एग्ज़ाम के लिए अपेयर करूं, तो मैंने उस एग्ज़ाम के लिए भी अपेयर किया। एंड आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज लकी इनफ कि मुझे टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया मुझे मिला, और यहाँ आने के बाद आई डोंट थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई हैव, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी और फील्ड में इतना खुश रह पाती या वो कुछ अचीव कर सकती जो आपने अभी किया। जी, और क्योंकि आई थिंक मेरा पैशन हमेशा से था। आई वॉज ऑलवेज वेरी आर्टिस्टिक बाई नेचर। मैं यही पूछना चाह रही थी कि इसके लिए एक आर्टिस्टिक ज़ौक़ बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो चीज़ थी हमेशा से। इवन इन स्कूल मुझे पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड आर्ट एग्जिबिशंस में जाने का मुझे बहुत शौक़ था। तो मुझे बहुत मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और अगर मैं यहाँ नहीं होती तो पता नहीं कहाँ होती। बिल्कुल, लेकिन हमारे लिए कुछ चीज़ें तय होती हैं, रास्ते हम बनाते हैं और फिर उस मंजिल तक पहुँचते हैं। आप निफ्ट में आई और यहाँ आने के बाद इसमें रहना, कहते हैं कि बुलंदियों तक पहुँचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो इस इंस्टीट्यूशन में जब आप आई, फिर आपने यहाँ से अपने लिए किस तरह और आगे के रास्ते तलाश किए, किस तरह आपने फिर जाहिर सी बात है कि एक डिज़ाइनर के तौर पर ख़ुद को जो है वो ग्रूम किया? देखिए, जब मैं निफ्ट में आई तो ये सही बात है, निफ्ट में एंटर करने से ज़्यादा वहाँ से पास करना मुश्किल था, पर आई थिंक सब ठीक हुआ। एंड हमारी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव थी। मेरा ख्याल है कि किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ फैशन डिज़ाइन की ही बात नहीं करूँगी, किसी भी फील्ड के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी पैशन फॉर आर्ट,
पैशन फॉर डिज़ाइन, पैशन फॉर नंबर्स, बट पैशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही ड्राइविंग फोर्स होती है। क्योंकि एक बार किसी चीज़ में ये, और वैसे भी ये करियर का सवाल होता है। हर जो भी बच्चा एंटर करेगा, जो भी अगर निफ्ट में एंट्रेंस के लिए बैठ रहा है, मतलब कि वो अपना करियर बनाना चाहता है उसमें, तो आपको आपके काम से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना किसी भी फील्ड में अगर पैशन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, काम से उतना प्यार होना चाहिए कि काम इबादत बन जाए, बिल्कुल, पूजा बन जाए। बिल्कुल। मिनल, बातचीत के सिलसिले को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं नाजरीन, आप देखते रहें जहान निस्मा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए मीनल के पास चलते हैं। बहुत देर से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, सोच रही थी कब इसको आपसे मैं दरियाफ्त करूं, पूछूं। बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। आपको किसका काम अच्छा लगता है, जिसे आप चाहती हैं कि हाँ आप उसे एडमायर भी करती हैं, आपको पसंद आता है? देखिए, इंडिया में मुझे रोहित बाल का काम बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, ये भी सवाल है। उनके काम में उनका काम बहुत ही क्लासिक है, बहुत लग्जूरियस है। मतलब वो एक ड्रीम को आपके सामने रख देते हैं गारमेंट की शक्ल में, और मेरे ख्याल से सपने और फैंटेसी सबको अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जब इस तरह के शोज होते हैं तो उसमें लोगों को क्या चीज़ लुभाती है? जब फैशन शोज होते हैं तो कौन सी चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है लोगों को? मेरा ख्याल है जो इस चीज़ को समझते हैं, जो फैशन शो के को बिल्कुल मतलब जड़ से समझते हैं, तो उनके लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट से लेके कलेक्शन तक। क्योंकि इन दी एंड वो ऐसा ही होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, आपकी एक इंस्पिरेशन होती है, और उसको आप गारमेंट्स की शक्ल में लोगों के सामने एज अ पीस ऑफ आर्ट प्रेजेंट करते हैं। फिर बदलते हुए ट्रेंड्स पर भी नजर रहती है कि बिल्कुल इस वक्त कौन सी चीज़ इन है, कौन सी चीज़ आउट है। चलिए भाई, ऑडियंस बहुत गौर से सुन रही है। जी बताइए ऑडियंस। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज के सोसाइटी में लोगों का ये मिथ है कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, बैंक में जो जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो ज़्यादा सेफ़ जॉब है लड़कियों के लिए। और फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ग्लैमरस वर्ल्ड से जैसे एक्टिंग से जुड़ा हो गया, मीडिया से जुड़ा हो गया, तो इन फील्ड में जो भी लड़कियां चाहती हैं, या पेरेंट्स सोचते हैं, या हस्बैंड आफ्टर मैरिज सोचते हैं कि वो लड़कियां वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने खुद देखा है, मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका भी ये ड्रीम था निफ्ट करके आना, बट मेरे पेरेंट्स ने ये सोच के अलाउ नहीं करा कि नहीं वो फैशन वर्ल्ड है, ग्लैमरस वर्ल्ड है वहाँ पे। और जैसे हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़ वगैरह में सुनते, कॉम्प्रोमाइज़ जो वर्ड हम एक यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों के चलन की वजह से बहुत दफ़ा हम मतलब करियर पे जो होता है कि एक बैंड लग जाता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो। तो तुम जैसे एक होता है कि आपने इस चीज़ को कैसे फिर ये फेस किया, या फिर वाकई में ऐसा है, या फिर लोगों का ये मिथ ही है सिर्फ? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो एक डेफिनेटली एक मिथ है कि लड़कियां इस प्रोफेशन में सेफ नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उतना ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जितना एक इंजीनियर का होता है, या एक डॉक्टर का होता है, या एक बैंकर का होता है। और मेरा ख्याल है कि ये तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को कैसा रूप देना चाहते हैं। अगर वो कोई भी गलत रास्ता चुनना चाहेंगे, या फिर अगर वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना चाहेंगे, तो वो तो किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए हो सकता है। तो इसका फैशन डिज़ाइन से या किसी भी ग्लैमरस लाइक मॉडलिंग, एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, अच्छे और बुरे हम देखते हैं मिनल के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी राह चुन रही हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो एक जिसको कहते हैं ना कि कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस इंसान का जो है वो उसको सही रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे निफ्ट का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस, उसको क्लियर करने के लिए किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, जो निफ्ट का एग्ज़ाम होता है वो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह होता है। उसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, मैथ्स होता है, और उसके साथ में एक ड्राइंग का, आर्ट का एग्ज़ाम भी होता है इनिशियल लेवल पे। पहले ये 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश और ये तो आपके बेसिक
मतलब आपको अपने ऑफ कोर्स आपको अपने स्किल्स शार्पन करने होते हैं एक एंट्रेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक टाइम लिमिट होती है और बहुत कुछ आपको अपना गट बेस्ड करना पड़ता है वहाँ पर। और रही बात ड्राइंग की, तो वो तो आप में पहले से इंक्लिनेशन होना चाहिए, तभी आप एक फैशन डिज़ाइन जैसी फील्ड चूज़ करेंगे। सो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल यू शुड बेसिकली ओवरऑल वो होना चाहिए, आपका पर्सोना होना चाहिए। आपको मैथ्स भी उतना ही ज़रूरी है, इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की ड्राइंग। आप जैसे कि अभी इस फील्ड में हो, परस्यू कर रहे हो करियर और आगे भी बढ़ना है, तो आपके अकॉर्डिंग फैशन क्या है? फैशन का मतलब क्या है आज के हिसाब से? फैशन जो है वो एक एक्सप्रेशन है। आप it's an expression of creativity for me, and it's ongoing. That is why it is changing, ever changing. वो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा आप कुछ ना कुछ उसमें आगे करते रहते हैं, evolving है वो, ever evolving. और fashion is also an expression. जब जैसे वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आप क्या कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से एक्सेसराइज करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे मूड अच्छा हो तो ब्राइट कलर्स पहनेंगे, थोड़ा ख़राब हो तो डार्क कलर्स पहनेंगे, तो इट्स एन एक्सप्रेशन बेसिकली। बिल्कुल। और फैशन का जो है वो हमारी ब्यूटी से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। जी बिल्कुल। हाँ, तो चलिए आपको ले चलते हैं ब्यूटी सेगमेंट की जानिब और देख लेते हैं आज के कुछ ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको स्मोकी आइज़ दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहले हम आइज़ पे बेस पे 2-वे जेल लगाएंगे, जिस पे हम कोई भी मेकअप करेंगे, ग्लिटर, शैडो जो भी लगाएंगे वो इस पे काफ़ी देर तक टिका रहता है इस 2-वे जेल से। अब इन्होंने ये ब्लैक कलर से इनको स्मोकी आइज़ बनाएंगी। उसके बाद ये हम वाइट कलर से ऊपर हाईलाइट करेंगे आईब्रोज के नीचे। ये आईब्रोज के जस्ट नीचे हाईलाइट करने के लिए ये वाइट कलर यूज़ होता है। अब हम इसके ऊपर लाइनर लगा रहे हैं, ये जेल लाइनर है, और कोशिश करें कि जितना हो वाटरप्रूफ लाइनर लगाएं। ये हमने इनको काजल लगाया और ये तैयार। जी, तो मीनल ये तो थे आज के ब्यूटी टिप्स। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, लेकिन लौट कर आएंगे तो हम ये ज़रूर जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी को फ़ैशन की ज़रूरत क्या है, हिंदुस्तानी जो हमारी ट्रेडिशन है, जो तुम्हारी तहजीबी कदरें हैं, उनमें फ़ैशन का क्या मतलब है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में फ़ैशन क्या है, बहुत सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ मीनल कि अगर हम हिंदुस्तानी तहजीब की बात करते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज से या वेस्टर्न ट्रेडिशन से कितना मुख्तलिफ है आज के दौर में? अगर आज के दौर में तो नहीं है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इतना है, हर कोई बहुत ही वेल रेड है, बहुत वेल ट्रैवल्ड है, एक्सपोजर बहुत है, तो मेरा ख्याल नहीं कि इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है। जी, लेकिन अगर हम अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सा ट्रेंडी बना लेते हैं, आज के दौर के हिसाब से बना लेते हैं, किस तरह से वो चेंज ला सकते हैं कि हमारा कल्चर भी थोड़ा सा बचा रहे और हम उसमें कुछ नयापन भी लाएं? देखिए, इस तरीके का काम हमारे बहुत सारे डिज़ाइनर्स कर रहे हैं, जो कि इंडियन रूट्स हैं, बेसिकली इंडियन टेक्सटाइल्स हैं, उनको लेकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे सब्यसाची हैं, वो जो हैं इंडियन सिल्क साड़ीज़ और उनको लेकर के उन पे बहुत ही एंटीक किस्म की एम्ब्रॉयडरीज करके उन्हें बहुत ब्यूटिफाई करते हैं, और वो एक फ़ैशन स्टेटमेंट होता है अपने आप में। और जिस तरीके से रोहित बाल हैं, वो अनारकलीज़ और लंबी जैकेट्स बनाते हैं, तो ये जो भी वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक गारमेंट को उनकी रूट से जुड़ा हुआ रखते हुए वो उसको एक बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही ग्लैमरस फील देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मशरक़ और मगरिब दोनों का बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन नजर आता है। आप जब डिज़ाइनिंग करती हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? फैब्रिक्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, उसके ट्रेंड्स की बात करें। देखिए, सबसे पहले तो मुझे क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ और कमर्शियली वायबल कपड़े हमें बनाना बहुत ज़रूरी है,
तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट क्या चाहते हैं, उनकी किस तरीके का बॉडी टाइप है, किस चीज़ में वो कंफर्टेबल हैं, किस चीज़ में नहीं हैं, कौन से कलर्स उन पे सूट करेंगे और कैसा सीज़न है उसके हिसाब से हम फैब्रिक्स चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर समर्स है और किसी की शादी है पीक समर में, तो उनको हम जाहिर सी बात है सिल्क का लहंगा नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस सीज़न में फ़िट नहीं होगा, प्लस जिसने पहना है उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा। तो हम बहुत ही लाइट ट्रांसलूसेंट फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, जैसे नेट, ऑर्गेन्जा, शिफॉन, इस तरीके की चीज़ें। और इसी तरीके से मतलब हमें ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। पूरे साल की बात करें, ओवरऑल सीजन्स की बात करें, तो क्या डिमांड है, पब्लिक डिमांड क्या होती है? मोस्टली वुमेन से मेक अस लुक थिन। आई थिंक वो सबसे बड़ी डिमांड है जिसको केटर कर पाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। बट इन जनरल मेरे ख्याल से हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है और यही एक डिमांड होती है। आप अपने एंटरप्रेन्योर की बात करें, किस तरह से आपने ये सेटअप किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं, ताकि हमारे जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत जो है इसमें एक इंस्पिरेशन होगी। देखिए, जब मैंने निफ्ट से ग्रेजुएट किया तो मैंने 1 साल एक अमेरिकन डिज़ाइनर के साथ जॉब किया था, और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रियन कंपनी स्वरोस्की में कुछ महीने काम किया, और उसके बाद में मैंने प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिया था बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ। तो कुछ जयपुर में थे, कुछ दिल्ली में थे, और वैसा करते करते ही मुझे, ये तो मेरा हमेशा से ड्रीम था टू हैव माय ओन लेबल। तो मैंने तभी, किस नाम से है ये? जी अभी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अंडर मोज़ेक, और डोमेस्टिक लेबल इज़ येट टू लॉन्च। ब्लूप्रिंट रेडी है, बट इट्स टू अर्ली टू रिवील। जी, हमारी ये दुआ रहेगी, बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि बहुत जल्दी वो जो है वो मंजर आम पर आए। थैंक यू। बिल्कुल। तो फिर तब मैंने अपना फैक्ट्री सेटअप किया था, और शुरुआत में क्योंकि मेरे पास जिसे कहते हैं कि बहुत मेरे पास फाइनेंस नहीं था, बहुत लिमिटेड फाइनेंस था, तो बहुत ही छोटी सी जगह से 2 लोगों को लेकर मैंने काम शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया मीना? मैंने एक बेसमेंट लिया था किराए पे साउथ दिल्ली में ही, और उसके बाद मेरे पास 2 लोग थे, एक टेलर और एक एम्ब्रॉयडर, और वहाँ से मैंने काम शुरू किया था। सॉरी, मैंने बहुत पर्सनल सवाल पूछा, लेकिन कभी कभी ये सवाल इसलिए ज़रूरी होते हैं कि पढ़ा हमने ज़रूर है कि जो पहला जीना होता है बहुत छोटा होता है, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, तो ये चीज़ सामने आनी चाहिए। जी बिल्कुल। और 2 लोगों से जो काम शुरू किया वो आज कहाँ तक पहुँचा है? आज मेरे पास 23 लोग हैं जो मेरी अपनी फैक्ट्री में हैं, और उनके अलावा मैं बहुत सारे वेंडर्स से आउटसोर्स करती हूँ काम। तो काम तो काफ़ी बड़ा है, एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड। एंड आगे अभी तो इट्स जस्ट द बिगनिंग, अभी और एक मेहनत लंबा करनी है, रास्ता और है, बहुत सारे पड़ाव हैं, और एक बहुत शानदार मंजिल है इंशाल्लाह। जी ऑडियंस, कोई सवाल अगर आपके ज़हनों में हो तो फिर ये शिकवा ना रहे कि हमने मौका नहीं दिया था। Do we have to be bold to look beautiful? Yes, you have to be bold to look beautiful, and boldness comes from the confidence within you. So I think you have to be confident to look beautiful. You have to feel good with your own self. You have to be comfortable with your own self. You have to be happy from within to look beautiful. बिल्कुल। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की जानिब। फूड कॉर्नर एक है, एक डिलीशियस सी रेसिपी है हमारे कुक के साथ, देखते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है। जी आइए। मैंगो पैन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और अब इस पानी के साथ हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प प्यूरे, आम का रस। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप इस स्टेज पर थोड़ा बटर ऐड कर सकते हैं। इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। We will prepare our sugar syrup. शुगर सिरप बनाना तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। पानी डालिए और शक्कर। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। अब हम धीरे से हमारे ये बॉल्स शुगर सिरप यानी कि मीठी चाशनी में डालेंगे। गैस को बंद करते हैं and let's get them out.
one after the other. And now, slowly, we will put these mango balls in the coconut milk. थोड़ी सी शुगर सिरप। तो बस हमारी ये डिश तो रेडी हो गई है, लेकिन हमें इसे प्रेजेंट करना है इन अ नाइस ट्रॉपिकल वे। गर्मियों का मौसम है तो बच्चों के लिए आइस तो बनती है। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क और हमारे मैंगो के बॉल्स। हम गार्निश करेंगे इसे चेरीज के साथ। मैंगो बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मैंगो पल्प, 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून बटर, 1 कप कोकोनट मिल्क। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप चीनी। गार्निश के लिए हमें चाहिए इच्छा अनुसार चेरीज, टूथपिक पर लगा हुआ डेकोरेटिव आम का पीस, आधा कोकोनट शेल। मैंगो बनाने का तरीका। पैन में पानी और मैंगो पल्प डालकर इसे उबलने दें। इसमें डालें चावल का आटा, मक्खन और आटा तैयार कर लें। इसे बोल में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रखें। चीनी की चाशनी बनाने के लिए एक पैन में पानी और चीनी डालकर इसे पिघलने दें। अब तैयार किए हुए आटे के छोटे छोटे बॉल्स बना लें और प्लेट पर रखें। अब चाशनी में बनाए हुए आटे के बॉल्स को डालें और एक उबाला आने दें। पकने पर इन्हें प्लेट पर निकालें। एक बोल में कोकोनट मिल्क डालें और पकाए हुए आटे के बॉल्स को इसमें मिलाएं। अब इसमें थोड़ी सी चाशनी मिलाएं। अब एक कोकोनट शेल में आइस क्यूब्स डालें। अब बनाए हुए मैंगो को इसमें सर्व करें। गार्निश करें चेरी से। तो मीनल, ये तो थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी, मुंह में पानी आ गया होगा। अमूमन ये रेसिपीज ऐसी होती है जिसको कहते हैं दूर का ढोल सुहाना, इसको खुद ट्राई करना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल खाने के लिए। चलिए मीनल, हम आपसे चलते चलते कुछ मैसेज लेना चाहते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आती हैं, लेकिन कभी पेरेंट्स राज़ी नहीं होते, कभी समाज का डर होता है, कभी जो हमारी तहजीबी कदरें हैं वो पैरों में बेड़ियां डाल देती हैं। कैसे तोड़ें आज की लड़कियां इन बेड़ियों को, लेकिन अपनी अना, अपनी किरदार, अपनी रस्मों, अपने रिवाजों, अपनी तहजीब, संस्कृति, इन सब का ध्यान रखते हुए। मैं एक चीज़ कोट करूँगी, APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है दैट अ ड्रीम इज़ नॉट द वन दैट यू सी व्हाइल यू आर अस्लीप, अ ड्रीम इज़ वन दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। बहुत बहुत शुक्रिया मीनल, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत मैसेज और बहुत खूबसूरत आपका काम है। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह खुश रहें, कामयाब रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। तालियों के साथ मीनल को हम अलविदा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर हम होंगे आपके साथ, आपके खूबसूरत से प्रोग्राम जहान-ए-निस्वा में। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।